हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। तो जैसे हमने आपके एसएसटी के ऑलरेडी 3 यूनिट्स कवर कर रखे हैं, ये आपका 4th यूनिट स्टार्ट हो रहा है। आज आपका चैप्टर है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, इंडिपेंडेंस के पहले कैसा था, इंडिपेंडेंस के बाद कैसा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। चैप्टर 7 है आपका, ऑलरेडी 6 चैप्टर्स आपके कवर हो चुके हैं। तो देखो, एग्रीकल्चर में अभी हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के सीजनल क्रॉप होते हैं, कैसे डेवलप हुआ है, ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या होता है, मॉडर्न फार्मिंग क्या होता है, कैसे लोग इस पे ग्रोथ किए हैं, पहले कितना प्रोडक्शन होता था और अभी के डेट पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, और क्या क्या टेक्निक्स लोगों ने अपनाई हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ठीक है, चलो देखते हैं आपका फर्स्ट क्या है। आपका एग्रीकल्चर सीजन्स इन इंडिया, तो मेनली 3 सीजन्स है, बचपन से ये पढ़ते आ रहे हो, ऑलमोस्ट सबको ये चीज़ें पता ही है। तो देखो, फर्स्ट क्या है, खारिफ सीजन। खारिफ सीजन लिखा हुआ है। खारिफ सीजन का टाइम पीरियड देख लेते हैं कि कौन से टाइम पीरियड में इसको लगाया जाता है। देखो, फार्मिंग करने का ना 2 तरीका होता है, एक नॉर्मली जब उनको ग्रोथ किया जा रहा है और एक टाइम पे जब उनको हार्वेस्ट किया जा रहा है। हार्वेस्ट मीन्स उनकी कटिंग हो रही है और देन उसको फिर या तो कंज्यूम कर रहे हैं या तो मार्केट में जाके सेल आउट कर रहे हैं। और अगर जो खुद के लिए ग्रोथ करते हैं वो क्या करेंगे, मार्केट में जाके उसको सेल आउट नहीं करेंगे, सिर्फ अपना कंज्यूम करेंगे। तो भी इसमें भी टाइम लग रहा है। एक टाइम पे जब उसको लगाया जा रहा है और एक जब बीज लगाते हैं, है ना, खेतों में जब जाके बीज बोया जाता है और उसके बाद में उसको जब वो बड़ा हो जाता है, अच्छे से ग्रोथ हो जाता है, तब कटिंग करते हैं। तो देखो, यहाँ 2 टाइम पीरियड लिखा है, एक सोइंग टाइम, एक हार्वेस्टिंग टाइम, है ना। तो देखो, जून टू जुलाई ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो आप लोग जब आपका स्कूल ओपन होता है और जब आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम रहता है, सितंबर टू अक्टूबर के बीच में आपका टर्म 1 का एग्जाम रहता है। तो ऐसे भी आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हो कि कब, देखो, जून जुलाई में इसको लगा रहे हैं, देन फिर उसको हार्वेस्ट कब कर रहे हैं, सितंबर टू अक्टूबर में। और ये क्या है, हॉट एंड रेनी सीजन होता है। इस टाइम पे ऑलमोस्ट बारिश का सीजन रहता है। सबसे ज़्यादा बारिश, पानी जिसको चाहिए, जिस भी क्रॉप को सबसे ज़्यादा वाटर का नीड है, वही क्रॉप इस टाइम पे होगा। तो नॉर्मली बोलते हैं कि राइस जो रहता है उसको ज़्यादा वाटर का नीड रहता है, तो इस टाइम का मेन क्रॉप क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सीजन है खारिफ। देखो, इस सीजन में क्या क्या लगते हैं, पैडी है, मेज है, बाजरा है, ज्वार है, ये सारा जो सीजनल क्रॉप है, कुछ के नाम आपको याद होने चाहिए कि एग्जाम्पल में आप इसको लिख पाओ। आपके एग्जाम में ऐसे आएगा कि आपको सीजनल 3 सीजन्स जो होते हैं मेनली, वो आपको डिस्क्राइब करना है, खारिफ, रावी एंड ज़ैद। तो आप उसका पूरा डिफरेंस बिटवीन डाल के लिखोगे। अब देखो, यहाँ क्या है बच्चों, राइस, मेज, कॉटन, जूट, सोयाबीन, ये तो आपको क्लियर हो रहा है। अब इसमें क्या, डिपेंड ऑन मानसून रेन, अभी मैंने कहा। और राइस इज द मेन क्रॉप ऑफ दिस सीजन। जो मानसून पे ये वाला सीजन है वो पूरा डिपेंड किस पे रहता है, मानसून में, क्योंकि ऑलरेडी बारिश का सीजन है। अब बारिश के पानी में ये पूरा डिपेंडेंट है और अच्छे से जो फसल होती है वो ग्रोथ करती है किसके वाटर से, बारिश के पानी से। अब देखो, यहाँ पे आपका राबी क्रॉप, नेक्स्ट जो क्रॉप है वो राबी क्रॉप है। अब ये कौन से सीजन में शो होता है, अभी जस्ट नेक्स्ट वो सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट हुआ था। तो जब वो हार्वेस्ट होके ख़त्म होगा, जब वो क्रॉप हो जाएगा, तभी नेक्स्ट सीजन आएगा, तभी नेक्स्ट बीज लोग अपने खेत में लगा सकते हैं, तभी वो ग्रोथ होगा। तो देखो, इसका टाइम क्या है, अक्टूबर नवंबर है, और फिर मार्च अप्रैल, ये भी आपका एग्जाम का टाइम है। मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आप स्कूल से भी रिलेट करो, अगर भूल जाते हो तो, वरना तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। इसके सीजनल क्रॉप्स क्या है, वीट रहेंगे मोस्टली, पीस, ग्राम, बार्ली, ये सब लिखा हुआ है, इस सीजनल क्रॉप। अब इस टाइम पे कैसा क्लाइमेट होता है, कोल्ड एंड ड्राई रहता है, विंटर सीजन रहता है, ठंडी का सीजन आ जाता है ना अक्टूबर नवंबर में। तो उस टाइम पे इसको लगाया जा रहा है। अब इरिगेशन इज ऑफन रिक्वायर्ड, नोन एज विंटर क्रॉप, इसको विंटर क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। और इरिगेशन इज ऑफन रिक्वायर्ड मीन्स जो पानी पानी इसमें चाहिए रहता है ना। इस टाइम पे तो बारिश नहीं होगी, इस टाइम पे तो ठंड रहती है ना। तो अब आगे के स्लाइड्स में देखते हैं हम कि कैसे पानी लाया जाता है इन सब फसलों के लिए, क्या 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 ऐसा व्यवस्था है या क्या क्या ऐसे टेक्निक्स हैं कि खेतों में पानी जाता है और फिर वो ग्रोथ होता है। अब आपका एक लास्ट सीजन है क्या, ज़ैद क्रॉप, जो ऑलमोस्ट सबको पसंद होता है, समर सीजन, खासकर ये वाटरमेलन वगैरह खाने के लिए ना, मस्क मेलन, वाटरमेलन खाने के लिए तो सबको पसंद ही होता है। मैंगो मिलता है सीजन में, तो भली गर्मी पसंद हो ना हो, लेकिन खाने के लिए तो ठीक है। अब देखो, टाइम क्या है इसका, मार्च से जून, मई जून, ऐसे भी मई ऑलमोस्ट मार्च से आना स्टार्ट हो जाता है।
बाकी मई टू जून तक रहता है, फिर जुलाई से बारिश स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका लास्ट सीजन हो गया। ये इसमें क्या हॉट एंड शॉर्ट है ना, बाकी का देखो कम से कम 4 to 5 मंथ लग रहे थे उनको लगाने से लेके हार्वेस्ट करने तक का, लेकिन इसमें कितना ऑलमोस्ट टू मंथ का है ये, और कवर हो जा रहा है पूरा, इतने में ही लग रहा है और प्रोडक्शन हो रहा है, देन खत्म। इसका उसके आगे तक नहीं मिलता ना। अभी देखो अभी के सीजन में मिल रहा है, जो भी वाटरमेलन वगैरह है मार्केट में आ रहा है। अब क्या होगा, अब जैसे ही जून जुलाई आएगा ये खत्म हो जाएगा आना, मार्केट में नहीं दिखेगा फिर हम लोग को। तो ये सीजनल क्रॉप होते हैं। देखो वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, ये सब इस सीजन में मिलते हैं। अब क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन है। शॉर्ट ड्यूरेशन तो है ही, मोस्टली डिपेंड ऑन इरिगेशन। ये किस पे डिपेंड है, इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स जो पानी ह्यूमन बींग्स वहाँ पहुँचाएं, लाइक थ्रू कैनाल, ट्यूबवेल, ये सब के थ्रू जब पानी वहाँ पे पहुँचाया जाता है वो होता है इरिगेशन। अब देखो यहाँ जो तीनों सीजन्स लिखे हुए हैं, खारिफ, रबी, ज़ैद। ज़ैद क्या है, ऑलमोस्ट आपका समर सीजन है। रबी क्या है, विंटर। और खारिफ क्या है, रेनी सीजन। ऐसे भी याद रहेगा। अगर खारिफ का दूसरा नाम क्या है, रेनी सीजन का क्रॉप हुआ, रबी का विंटर सीजन का, ज़ैद का समर सीजन का। क्लियर यहाँ तक। ये तो नॉर्मल बेसिक सा था, आपका सीजनल क्रॉप्स के बारे में बताया है। इतना तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है और आपके नॉलेज में रहा भी होगा। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया, ऑलमोस्ट ना देखो जितनी भी हमारे पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें से ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग किसमें इंगेज्ड हैं, एग्रीकल्चर में। यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर। लोग सबसे पहले फार्मर देखोगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे सिटीज़ में भीड़ रहता है, लेकिन जब कैलकुलेशन होता है ना कि कौन से लोग किस फील्ड में ज़्यादा इंगेज है, तो क्या आएगा रिजल्ट, एग्रीकल्चर। क्यों, क्योंकि यहाँ का ऐसा होता है ना कि पहले के लोग बहुत ज़्यादा फार्मिंग करते थे, तो लोग अभी तक से उस पर इंगेज्ड है। अब देखेंगे कि कैसे कैसे धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, कैसे लोग किस चीज़ पे आगे बढ़ते गए, कैसे इंडस्ट्रीज आई, धीरे धीरे डेवलप हुआ ना। लेकिन सबसे पहले क्या था, सिर्फ एग्रीकल्चर था, लोग इसी पे डिपेंड होते थे। ये इंडस्ट्रीज वगैरह बाद में आई, बिल्डिंग्स बाद में बने, तो फिर लोग धीरे धीरे फार्मिंग छोड़ के उस पर शिफ्ट होते गए, है ना। पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। तो वही बताया है कि देखो 2/3 जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। उनका लाइफ स्टाइल जो लाइवलीहुड है वो किस पे चल रहा है, एग्रीकल्चर से चल रहा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब फूड क्रॉप क्या है, राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, ये सब जो खाने के लिए ग्रोथ किया जाता है, अपने खाने के लिए ग्रोथ किया जा रहा है, वो होता है फूड क्रॉप। अब यहाँ लिखा हुआ है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मीन्स क्या, इसको लोग मोस्टली क्यों ग्रोथ करते हैं, अपने लिए ग्रोथ नहीं करते, इवन अपने अर्निंग के लिए ग्रोथ करते हैं। मीन्स उनको मार्केट में जाके इसको बेचना होता है, देन फिर इससे जो वो अर्न करेंगे उससे उनका क्या होगा, जो लाइवलीहुड है या उनका घर है वो चलेगा। तो देखो ये जो कॉटन, जूट, शुगर कैन, ऑयल सीड, ये सब जो कर रहे हैं, जो भी ग्रोथ कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे वो घर पे रख के। शुगर कैन है, चलो तो शुगर कैन कितना ही खा लेंगे, या ग्रोथ किए हैं एक बड़े से लैंड एरिया में ग्रोथ किया है एक फार्मर, तो शुगर कैन कितना खाएगा, या उसी से वो शक्कर बना लेगा, गुड़ बना लेगा, वो सब ये सब काम तो नहीं कर सकता। ये तो आगे होगा ना, आगे जाके वो शुगर कैन को क्या करेगा, मार्केट में सेल करेगा। जब मार्केट में सेल करेगा तो उसके पास पैसा आएगा, देन फिर वो उससे अपना जो भी उसका नीड है वो खरीदेगा। तो इसको क्या बोल रहे हैं, एक साइड से कैश क्रॉप। ठीक, अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट्स, क्लाइमेट है, रेनफॉल एंड टेम्परेचर, ये सब तो इफेक्ट करेगा ही। जिस टाइम पीरियड में जिस क्रॉप को लगाना है उस टाइम पे ही लगाया जाता है। सॉइल फर्टिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी, यूज मॉडर्न टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ हो रहे हैं अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए, है ना। चलो अब देखो यहाँ आपको एक चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, इसमें क्या शो हो रहा है, एक 1950 to 51 का दिया है, एक 2010 to 11 का दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि कैसे पैडी का जो है वो कितना ग्रोथ था। एक इतना यहाँ तक शो कर रहा है, जैसे यहाँ पे 10 ले लिया, 20, 40, इतना एक ग्राफ में आपको शो कर रहा है कि कैसे ग्रोथ बढ़ा है। इस रेड कलर का क्या है, 2010 और 11 का है, और उससे पहले का क्या है, 50 और 51 का। एक बहुत टाइम पीरियड के बाद कंपेयर कर रहे हैं, जब 1950 की बात हो रही है और एक 2010 की बात हो रही है। तो देखो अगर कंपेयर करें तो 2010 में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हर चीज़ का बढ़ा हुआ है, दिख रहा है ना। इसमें आप लोग ऐसे शो कर पा रहे हो कि देखो पैडी का जो प्रोडक्शन है उस टाइम पे इतना ही था, लेकिन फिर एक टाइम के बाद क्या हुआ, यहाँ तक का बढ़ गया है। इसको ले सकते हैं हम लोग ऐसा। और ये क्यों बढ़ा है, मॉडर्न टेक्निक्स के कारण, है ना। मॉडर्न टेक्निक्स लगाए होंगे, लैंड एरिया को बढ़ाए होंगे,
ज़्यादा वे में प्रोडक्शन किए होंगे, इसलिए तो प्रोडक्शन इतना आ रहा है कि यहाँ तक आ रहा है। देखो हर चीज़, पहले कितना कम था वीट का प्रोडक्शन, यहाँ अब कहाँ है, यहाँ हर चीज़ का देखो, ज्वार का भी थोड़ा बढ़ा ही है, ज़्यादा तो इसमें डेवलप नहीं हो पाया। और ये भी देखो सारे फील्ड में उतना ज़्यादा डेवलप नहीं आया है, लेकिन इन दोनों पैडी और राइस और वीट में बहुत ज़्यादा डेवलप देखने को मिल रहा है हम लोग को। इसको क्या कर रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी, बल्क इन क्वांटिटी में एग्रीकल्चर किया जा रहा है इसका। इससे क्लियर है। अब देखते हैं आगे आपका, राइस इज द मेन स्टेबल, एक सेकेंड ना, राइस इज द मेन स्टेबल क्रॉप। तो राइस क्या है, एक मेन स्टेबल क्रॉप है। यहाँ राइस का ग्रोथ अच्छा है, और पहले क्या करते थे लोग, कंज्यूम करने के लिए लगाते थे, कंज्यूम करने के लिए खेती कर रहे हैं, देन फिर उसको अपने घर में ही यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर भी उसी को रखे हुए हैं, खा रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, जब लार्ज प्रोडक्शन करेंगे, बहुत बड़े एरिया में इसका ग्रोथ करेंगे और प्रोडक्शन होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होगा, तब ये क्या करेंगे, इसको मार्केट में जाके सेल करेंगे, है ना। तो देखो वही बता रहा है, वीट इज द सेकेंड मोस्ट, वीट को क्या बोल रहे हैं, सेकेंड मोस्ट क्रॉप, इंपॉर्टेंट क्रॉप बोला जा रहा है। और इंडिया इज लीडिंग producers of pulses, rice and spices. Agriculture play a key role in the India economy. इंडिया का जो इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों, यहाँ के लोग ऑलरेडी, अभी हमने पढ़ा था कि 2/3 लोग जो हैं वो किस में इंगेज है, एग्रीकल्चर में, है ना। तो उतने सारे लोग जब इंगेज हैं एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर का कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। वो ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ कर रहे हैं, अब उसको क्या कर रहे हैं, इंडिया सेल आउट कर रहा है, बाहर बेच रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, अर्निंग हो रहा है, तो हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए ये लिखा हुआ है। और जो ये पल्सेस, राइस, स्पाइसेस, ये सब तो यहाँ होता ही है ग्रोथ, ठीक। तो क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया इज अ डाइवर्स एंड डिपेंड ऑन क्लाइमेट, सॉइल एंड इरिगेशन, प्रोड्यूसिंग बोथ फूड एंड कैश क्रॉप्स। देखो जो इरिगेशन पे डिपेंड है, सॉइल, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है, प्रोड्यूसिंग बोथ, और इन सब से डिपेंड होने के साथ साथ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फूड क्रॉप भी प्रोड्यूस कर रहा है और कैश क्रॉप भी प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर यहाँ तक का, ठीक है। अब देखो ये जो दिया हुआ है, ये भी एक टाइप का आपका चार्ट दिया हुआ है, जिसमें शो कर रहा है कि कितना प्रोडक्शन बढ़ा है। देखो इसमें भी 1950 लिया है, इसमें भी 2010 लिया है। तो देखो इस टाइम पे पैडी जो 21 था, इन टर्न्स बताया है, 21 टर्न्स थे, और इस टाइम पे कितना है, 96। तो यहाँ से देख सकते हो कि कंपेयर किया जा रहा है उस एक टाइम पे जब 1950 में कितना कम अमाउंट में ग्रोथ होता था, और अब उसके बाद कितना ज़्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ आपका बता रहा है इंक्रीज इन नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया क्या है, जब द टोटल लैंड एरिया, जो टोटल लैंड एरिया है ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग अ ईयर, एक ईयर में प्रॉपर कितने सारे एरियाज में या कितने बड़े एरियाज में लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं या एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसको बोला जाता है नेट शोन एरिया। क्लियर। तो देखते हैं क्या है। देखो अगर एक पर्टिकुलर, ऐसे मैं बता दूं, ये बहुत बड़ा सा एरिया है और सिर्फ इस एरिया में एग्रीकल्चर किया जा रहा है, तो ये होगा आपका नेट शोन एरिया। और इधर इंडस्ट्रीज है, बिल्डिंग्स है, तो ये कैलकुलेट नहीं होगा। और अगर इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाए, यहाँ कवर कर दिया जाए, तो इतना एरिया कवर हो रहा है, ठीक। तो स्टार्टिंग में ऐसा ही कुछ था, पूरा कवर नहीं था, छोटे छोटे एरियाज में एग्रीकल्चर करते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, लैंड एरिया बढ़ाया गया, कब, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तब जाके ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ हुआ है सब चीज़, और उसको हम लोग बेच के अर्निंग किए हैं, ऐसा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन आफ्टर इंडिपेंडेंस एफर्ट्स वे आर मेड टू इंक्रीज कल्टीवेशन लैंड। यही मैंने कहा, जब कल्टीवेशन लैंड को बढ़ाया गया। पहले ऐसा था कि अगर ये इंडिया है हमारा, इनकेस इतने से एरिया में कर रहे हैं, तो फिर उसको आफ्टर इंडिपेंडेंस थोड़ा बढ़ाए होंगे कि इतने एरिया में एग्रीकल्चर करो और ज़्यादा अर्निंग करो। क्लियर। अब देखो फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड वेयर कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर। जो फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड्स थे ना, जैसे जंगल हैं, और जो वेस्ट लैंड्स है जहाँ कुछ प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, वहाँ क्या कर रहे हैं, उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज कैसे मिली, इरिगेशन मीन्स जो पानी पहुँचा रहे हैं खेत तक का, वो कैसे मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या, कैनाल्स, वेल्स, ट्यूब वेल्स, जो डैम्स वगैरह होते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, वहाँ तक खेत तक लेके जाया जाता है, उससे पानी खेत में जाता है। वेल्स रहता है, कुआं रहता है, बोरवेल रहता है, जो ग्राउंड लेवल वाटर रहता है उसको निकाल के ऊपर पानी खेत में पहुंचाया जाता है। उन सब से क्या हो रहा है, इरिगेशन मिल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। अब क्या, लैंड रिफॉर्म हेल्प फार्मर्स गेट ओनरशिप एंड यूज लैंड इफेक्टिवली। लैंड रिफॉर्म से क्या हुआ, जो फार्मर थे वो लैंड की
ओनर भी हुए और फिर उनका लैंड इफेक्टिवली यूज भी हुआ। ठीक, यूज मॉडर्न टेक्निक एंड मेड फार्मिंग पॉसिबल इन द मोर एरिया। अब मॉडर्न टेक्निक से क्या, मॉडर्न टेक्निक मीन्स क्या, पहले लोग क्या टूल्स यूज करते थे, सब कुछ हाथ से होता था या नॉर्मली जो वो आयरन वगैरह के वुड से टूल्स बनाए रहते थे, है ना, जो कुल्हाड़ी ऐसा कुछ बोलते हैं, ये सब से उन लोग करते थे। हल हल जोतना, कुल्हाड़ी से खोदना, ये सब जो करते थे वो खेतों में काम करते थे। तो उन सब चीज़ों से कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था ना वो, और ज़्यादा लोग चाहिए काम करने के लिए। अब यही सारी चीज़ें जब ट्रैक्टर, हार्वेस्टर ये सब आया तो इससे ईजी हो गया। तो यही होता है आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जहाँ टूल्स यूज हो रहे हैं और ह्यूमन बींग का कम यूज हो रहा है। वहाँ बस एक ड्राइवर चाहिए हार्वेस्टर चलाने के लिए तो हो जाएगा, ट्रैक्टर चलाने के लिए चाहिए तो सब जो भी थ्रेसिंग ये सब करते हैं वो ऑलरेडी हो रहा है इससे, तो वो होगा आपका मॉडर्न। अब इसमें क्या, नेट शोन एरिया हेल्प इन राइजिंग एग्रीकल्चर। अब ऑलरेडी जब एरिया बड़ा हो रहा है तो ये प्रोडक्शन में भी तो हेल्प करेगा ही। हाउएवर नाउ इट्स ऑलमोस्ट रीच्ड इन मैक्सिमम लिमिट, फर्दर इंक्रीज इन डिफिकल्टी। अब बहुत सारा एरिया में तो कन्वर्ट कर दिए, जैसे फॉरेस्ट हो गया, वेस्टलैंड हो गया, यहाँ तो इस एरिया को बड़ा कर दिया गया। लेकिन जो अर्बनाइजेशन के कारण, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण और इन्वायरमेंट कंसर्न्स के कारण बहुत सारे जगह में इसको इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे सिटीज़ एरिया में ये एग्रीकल्चर कर सकते हैं क्या, नॉर्मली यहाँ आपको नहीं दिखता होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग जब गांव जाते हैं तो दिखता है कि बड़े बड़े खेत हैं, वहाँ लगे हुए हैं, फसल लगे हुए हैं, है ना। आप लोगों ने जब भी आप गांव घूमने जाते होगे तो देखते ही होगे नानी घर, दादी के घर। और ये चार्ट दिया हुआ है कि नेट शोन एरिया कैसे मिलियन हेक्टर में चेंज हुआ है। देखो 1950, फिर 1990, 2000 एंड 2010। तो देखो पहले 119 था, देन यहाँ डायरेक्ट देखो 142 एरिया में, मिलियन हेक्टर एरिया में ये कन्वर्ट हुआ है। तो इतना का डेवलप हुआ है। देखो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते बहुत ज़्यादा एरिया बढ़ गया है। ठीक, ओके, यही था ना। ठीक, अब क्या है आपका, इंक्रीज इन एरिया अंडर इरिगेशन। अब इरिगेशन के बारे में देखते हैं कि क्या है। एरिया अंडर इरिगेशन मीन्स एग्रीकल्चर लैंड दैट रिसीव वाटर थ्रू आर्टिफिशियली सोर्स लाइक कैनाल्स, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। जैसे आर्टिफिशियली क्यों बोल रहा है, नॉर्मली नेचुरली क्या हो जाएगा, जो बारिश होता है, रेनी सीजन का पानी होता है वो नेचुरली हो जाएगा। एंड आर्टिफिशियली बोल रहा है मीन्स जो भी कैनाल्स हो गए, डैम्स हो गए, वेल्स हो गए एंड ट्यूब वेल्स हो गए, वहाँ से उनको पानी पहुंचाया जा रहा है खेतों में। अब ये क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इरिगेशन फैसिलिटी वेयर ग्रेटली एक्सपेंडेड। अब इरिगेशन फैसिलिटी को क्यों बढ़ावा दिया गया, अगर सोचो अभी हमने पढ़ा खारिफ सीजन, राबी सीजन एंड ज़ैद, ठीक है, ये हमने तीनों देखा। तो इसमें एक टाइम पे तो बारिश हो रही थी, बारिश का सीजन था, लेकिन जो राबी और ज़ैद था क्या उसमें बारिश का सीजन था? तो क्या लोग सिर्फ खारिफ क्रॉप ग्रोथ करे और ये दोनों सीजन में ना करे? बताओ, तो बाकी ये सीजन में क्या करें, खाली बैठे रहें या वो लैंड को ऐसे ही छोड़ दें? नहीं ना, ये पॉसिबल नहीं है, इसमें तो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था उस समय गवर्नमेंट के लिए, कि इरिगेशन फैसिलिटी ना हो, अगर पानी का फैसिलिटी ना हो तो एग्रीकल्चर में कोई भी तरीके से ग्रोथ नहीं किया जा सकता। अगर चलो ये जो मॉडर्न टेक्निक्स है, टूल्स ला दे रहे हैं, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, बहुत अलग अलग टाइप के जो सीड्स है वो सब ला दे रहे हैं, लेकिन पानी नहीं है अगर, तो वाटर नहीं है अगर, तो क्या करें, वाटर बिना कैसे होगा एग्रीकल्चर, है ना। तो इरिगेशन फैसिलिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द एग्रीकल्चर फील्ड। अब देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, कैनाल, ये सब से क्या हुआ, प्रोजेक्ट बनाए गए, जो इंदिरा गांधी कैनाल अभी आप लोग पढ़ोगे ये आगे, कैनाल्स एंड मल्टीपल पर्पस प्रोजेक्ट ये सब बनाए गए जिससे इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ा। यूज ट्यूबवेल्स एंड पंप सेट्स बिकम कॉमन। ट्यूबवेल्स एंड पंप का यूज़ करना ऐसे बेसिक कॉमन हो गया और इसको भी चलन में लाया गया कि चलो इसका भी यूज़ करो। गवर्नमेंट स्कीम्स प्रमोटेड इरिगेशन डेवलपमेंट। अब गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स भी आई, प्रोजेक्ट लाए गए, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल जो बनाया गया वो भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, तभी तो बना। और फिर उतने बड़े एरिया, जो पंजाब में बहुत ज़्यादा खेती होता है, ऐसे सुना होगा आप लोगों ने, और वहाँ बहुत ज़्यादा खेती होता भी है, तो उससे क्या ये इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ लाया गया, उसमें ग्रोथ हुआ होगा, है ना। अब देखो इरिगेशन रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून। अब जब इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा तो देखो बच्चों, अब फार्मर तो बहुत रिलैक्स हो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि उसको देखते रहना है बस कि कब बारिश होगा और मेरी फसल अच्छी होगी, ऐसा तो नहीं। पहले की मूवीज में ऐसा होता था, देखियो कि वहाँ लोग बैठे रहते थे कि भगवान बारिश करवा दो, नहीं तो इस साल की फसल पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो वही, जब इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा हो गया तो ये सब चीज़ पे डिपेंड होना नहीं पड़ा।
ठीक है, हेल्प इंक्रीजिंग क्रॉप का इंक्रीज हुआ, वाटर सप्लाई अच्छा हो गया, ड्राई सीजन में भी लोग क्रॉप करने लगे। ग्रीन रिवॉल्यूशनरी ऑल्सो इंक्रीज द यूज ऑफ इरिगेशन, और ग्रीन रिवॉल्यूशनरी लाया गया, जो 5 ईयर प्लान होता है उसमें से ग्रीन रिवॉल्यूशनरी बताया गया है कि उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया गया है, यही इरिगेशन वगैरह की फैसिलिटी को अच्छे से डेवलप किया गया। और ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स वही ना कि सारे टाइम ग्रोथ हो, एग्रीकल्चर हो, हरा भरा रहे, है ना। चलो अब नेक्स्ट है आपका इसके लिमिटेशंस क्या है। ओके, लिमिटेशंस भी देख लो। अगर कोई भी चीज का अगर पॉजिटिव वे है, पॉजिटिव साइड है, तो उसका एक नेगेटिव साइड भी होता है। ये आग बंद करके ऐसा है कि अगर आप किसी का पॉजिटिव पढ़ रहे हो तो उसका नेगेटिव भी पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बोथ, ठीक है, तो वो आपको आना चाहिए। अब इसका लिमिटेशन क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इरिगेशन फैसिलिटी, और ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल्स, ये सब जो वेल है, ट्यूबवेल है, बोरवेल है, पंप है, इससे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। जो पीने का पानी है वो खत्म हो रहा है, नीचे से पूरा जो लोग बोरवेल करवा करवा के इरिगेशन में लगा रहे हैं पानी। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे जहाँ डैम बना हुआ है तो वहाँ के आसपास एरिया में अच्छा मिल रहा है पानी, वहाँ के लोग को अवेलेबल हो रहा है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ तो इस चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है ना। अब क्या, अंडर इरिगेशन इंक्रीज ड्यू टू डेवलप ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। इससे ये चीज़ अच्छा हुआ है कि वाटर जो बारिश पे डिपेंड रहते थे उस पर तो डिपेंडेंसी कम हुआ और इरिगेशन अच्छा हुआ, लेकिन ग्राउंड वाटर लेवल भी रिड्यूस होते जा रहा है। ठीक, अब ये देखो, ये कैनाल्स, बोरवेल्स, इसका यूज़ बताया गया है कि 1950 के टाइम पे कितना कम यूज़ होता था। जो ब्लू वाला है वो बता रहा है कि कितना, देखो बोरवेल्स तो उस टाइम थे ही नहीं, है ना। बाकी देखो रिवर्स हैं, कैनाल्स है, डग वेल्स है, अदर जो भी रिसोर्स होते होंगे पानी लाने के, उसके अकॉर्डिंग देखें तो 2010 में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा बोरवेल है। बोरवेल सबसे ज़्यादा दिखा रहा है, वाटर का जो लेवल है वो कम हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, ठीक, तो क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट यहाँ है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अब इतना सब कुछ हो रहा होगा, सोचो कि ठीक है इरिगेशन फैसिलिटी भी ला दिए प्रॉपर, अब प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए जब सब कुछ है। चलो लैंड एरिया पहले बढ़ा दिए, पहले वो लोग बोल रहे थे कि छोटे छोटे एरियाज में कर रहे हैं तो कितना ही ज़्यादा ग्रोथ होगा, चलो ठीक है लैंड का एरिया बढ़ा दिए गवर्नमेंट। अब उसके बाद बोल रहे हैं पानी नहीं है, तो पानी नहीं है तो हमारी फसल कैसे होगी, तो ठीक है पानी भी ला दिए। अब उसके बाद भी अगर फसल नहीं हो रही है तब क्या किया जाए, तब जरूर उनके जो सीड्स हैं, जो बीज वो लगा रहे हैं खेत में, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा या कुछ ऐसा हो रहा होगा कि उनकी फसल में कीड़े लग जा रहे हैं जिनका उनके पास कोई इलाज नहीं है कि वो कैसे उसको ठीक करें। तो उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, हाई यील्ड वैरायटी का सीड यूज़ कर रहे हैं, मतलब हाई क्वालिटी का सीड्स यूज़ कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सब यूज़ कर रहे हैं, केमिकल यूज़ कर रहे हैं जिससे कीड़े ना लगे, सॉइल का जो फर्टाइल है वो अच्छा हो, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें यूज़ करके क्या कर रहे हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। देखो इसमें भी बता रहा है, एक 1950 का, एक 2010 का, यहाँ सब ऑलमोस्ट देखो यहीं तक का है, ये इतना ही दिख रहा है ग्रोथ। अब उसके बाद अगर जब 2010 का देखो ग्रोथ, देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया है ना। ये दिख रहा है कि ये लाइन से शो करो कि कितना ज़्यादा 2010 में प्रोडक्शन बढ़ा है और एक टाइम पे कितना कम था। अब देखो क्या बताया जा रहा है, यूज़ क्या कर रहे हैं, HYV जो हाई यील्ड वैरायटी का सीड होता है वो यूज़ किया जा रहा है, इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ किया जा रहा है, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जा रहा है, मॉडर्न फार्मिंग के टेक्निक यूज़ किए जा रहे हैं, मशीन से काम हो रहे हैं सारे ऑलमोस्ट। इंट्रोड्यूस द ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आ चुका है, तो इसी ये सबसे उनको हेल्प मिल रही है। इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन का, लैंड एरिया का इंक्रीज हो रहा है, जो मतलब विदाउट इंक्रीजिंग लैंड एरिया। ओके, अब छोटे से एरिया में भी अगर वो ग्रोथ कर रहे हैं तो उनका जो फसल है वो सही तरीके से हो रहा है पूरा। अगर वो एक प्रॉपर इस एरिया में भी ग्रोथ कर रहे हैं, राइस या वीट हो गया ऐसा समझ लो, या कुछ भी शुगर कैन भी लगा रहे हैं, तो अगर पूरी फसल अच्छे से हुई, खराब कुछ हुआ ही नहीं, तो उनका ग्रोथ अच्छा था, है ना, उन्होंने ये सारी चीज़ें यूज़ की। अब इसका भी अगर इसको एक लिमिट में यूज़ किया जाए तो बेस्ट है, बट अगर इसका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हम सारे ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें कंज्यूम करेंगे, बीमार पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर ये लिमिटेशन में आ जाएगा, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल हार्म्स सॉइल फर्टाइल। अब केमिकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो सॉइल का जो फर्टाइल होता है, सॉइल के अंदर जितने भी क्वालिटीज़ होते हैं, फर्टाइल्स होते हैं, वो सब क्या होगा, धीरे धीरे खराब होते जाएगा। रीजनल इम्बैलेंस इन प्रोडक्टिविटी ग्रोथ,
और क्या आएगा, इम्बैलेंस आएगा जो ग्रोथ में होता है। अब आगे देखो, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, द स्टोरी ऑफ शंकरा विलेज। ओके, एक विलेज का एक स्टोरी है कि कैसे वहाँ के लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ाए, डेवलप किए, एग्रीकल्चर में कितना ज़्यादा ग्रोथ किए। पहले वो क्या करते थे, ऑलमोस्ट या भी आपने जो मैंने बताया उसी के बारे में बताया जा रहा है कि पहले वो क्या कर रहे थे। नॉर्मली फार्मर्स हैं, फूड क्रॉप ग्रो कर रहे हैं लाइक माइलेट्स एंड पल्सेस बता रहा है। एग्रीकल्चर रेन पे डिपेंड था, पूरा मानसून में डिपेंड थे। ये मैंने कहा कि पहले के लोग क्या होते थे, मानसून में डिपेंड होते थे। अगर ऐसा देखें हम लोग बिफोर इंडिपेंडेंस, तो ऐसा कुछ था नहीं कि बोरवेल है, ट्यूबवेल है या कैनाल्स बने हुए हैं। लोग किस पे डिपेंड थे, रेन वाटर में। अब देखो, प्रोडक्शन वॉज लो एंड मोस्टली फॉर सेल्फ कंज्यूप्शन। सेल्फ कंजप्शन क्या होता है, सेल्फ कंजप्शन क्या होता है बताओ। सेल्फ कंजप्शन मीन्स, देखो सेल्फ कंजप्शन मीन्स होता है लोग जो खुद के लिए बस ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे देखो, घर पे चावल खाते हैं, ठीक है, वीट है, तो अगर एक पर्टिकुलर लैंड एरिया है, वहाँ वीट ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ अपने लिए कंज्यूम करेंगे, सिर्फ वो बेचेंगे नहीं मार्केट में। और उतना होगा भी नहीं प्रोडक्शन की, जब एक्स्ट्रा होगा तब ना बेचेंगे। अगर उनको चाहिए जितना खाने के लिए, सिर्फ उतना ही ग्रोथ हो रहा है, तो मार्केट में जाके क्या बेचेंगे। और अगर ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है तो उनको लगेगा हाँ इतना सारे का क्या करें, हम मार्केट में बेचते हैं, इससे हमारा अर्निंग भी होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि सेल्फ कंजप्शन के लिए होता था, मोस्टली मानसून पे डिपेंड होते थे, और जो पल्सेस वगैरह हैं वो लगा रहे हैं, और प्रोडक्शन कैसा होता था, लो होता था। ठीक है, अब देखो आफ्टर डेवलपमेंट क्या क्या चेंज हुआ, डेवलपमेंट के बाद क्या क्या चेंज हुआ, क्या हुआ, इरिगेशन फैसिलिटी आ गया, वाओ, पानी के लिए अब डिपेंड नहीं है। ठीक है, मस्त इरिगेशन हो जा रहा है, उनके पास पानी मिल जा रहा है। शिफ्टेड टू कैश क्रॉप, कैश क्रॉप अभी पढ़े थे हम लोग। कैश क्रॉप क्या होता है, जो क्रॉप्स को मार्केट में बेचा जाए, खुद के कंजप्शन के लिए ना हो, लाइक कॉटन, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, ये सब देखे थे हम लोग। तो वो सारे क्रॉप्स में हम लोग शिफ्ट हो गए, वो ग्रोथ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसमें अर्निंग हो रहा है। ठीक, ये देखो यहाँ लिखा भी है, शुगर कैन एंड कॉटन। यूज क्या कर रहे हैं, HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी के सीड यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, मॉडर्न मशीन्स यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। फार्मिंग बिकम मोर कमर्शियल एंड मार्केट ओरिएंटेड। कमर्शियल मीन्स क्या, वही जो चीज़ें वो खुद के लिए यूज ना कर रहे हो, मार्केट में बेच रहे हो, और क्या कर रहे हो, उनका इनकम जनरेट हो रहा हो। ठीक है, इससे समझ आ रहा है कि उनको इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उनका प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं उनका। अब देखो, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज फ्रॉम सब्सिटेंस टू कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिटेंस मीन्स जो खुद के ओन यूज़ के लिए हो, ठीक है, ओन यूज़ के लिए वो कर रहे होंगे, वो सब्सिटेंस फार्मिंग। और कमर्शियल फार्मिंग मीन्स जो मार्केट में सेल करने के लिए यूज़ हो रहा हो। क्लियर यहाँ तक। अब क्या है, मोर यूज मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड। मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या आ जाएगा, वही सारे टूल्स हो गए, और क्या हो गया, ये हो गया, HYV सीड्स हो गया, ये सारी चीज मॉडर्न। क्लियर यहाँ तक। अब देखो, अब इससे क्या हो रहा है, अब वो लोग तो अच्छा अर्निंग करने लगे भाई। पहले सिर्फ अपने लिए ग्रोथ कर रहे थे, अब तो मस्त उनका अर्निंग भी हो जा रहा है। अब वो जो चाहे, पहले क्या हो रहा था, जो पल्सेस लगा रहे थे वही खा रहे थे। अब क्या हो रहा है, उनको जो मार्केट से लेके खाना है वो खा सकते हैं, वो चीज़ें वो कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस बता रहे हैं, डिपेंडेंसी ऑन मार्केट एंड प्राइस फ्लक्चुएशन, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज फेस प्रेशर। अब इसमें भी लिमिटेशंस बता दिया। बताओ, सब कुछ तो अच्छा हुआ था कि वो मस्त, पहले कैसा थे, एकदम मानसून पे डिपेंड थे, वो कुछ हो नहीं रहा था उनसे। अब उसके बाद डेवलप भी हो गया, मार्केट में बेच भी रहे हैं, कंट्री के इकोनॉमी में भी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ कि लिमिटेशन भी आ गया। अब देखो, जो मार्केट का प्राइस है, कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हो गया, प्राइस अप डाउन हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, उस पर वो डिपेंड है कब बेचें। अब हो गया, नॉर्मली जाओगे ना गांव में, यही देखने को मिलता है कि अरे इस साल इसका प्राइस बहुत कम है, हम लोग बेच रहे हैं तो लॉस में है ना। अब उनको लॉस वगैरह भी बेयर करना पड़ रहा है प्रॉफिट के साथ साथ। और जो सॉइल वाटर का रिसोर्सेज है वो बहुत ऐसे प्रेशराइज्ड हो रहा है कि ग्राउंड वाटर में बहुत प्रेशर कर रहे हैं। एक बोरवेल हुआ, एक से पानी नहीं आया तो एक और कर लिए, देन उसके बाद तीसरा भी कर लिए, तो ग्राउंड पे बहुत वो हो रहा है ना, प्रेशर जा रहा है। अब इन शॉर्ट बता रहे हैं कि शंकरा विलेज शोज अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रॉप फूड क्रॉप टू कमर्शियल क्रॉप। ट्रेडिशनल में क्या आ जाएगा, जो लोग पुराने तरीके से यूज़ कर रहे थे ना, मतलब टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे थे, मशीन यूज़ नहीं कर रहे थे। और मॉडर्न जो इसमें क्या आ जाएगा, मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग में क्या हो रहा है, मशीन्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, और ट्रैक्टर वगैरह हो गया। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें, इरिगेशन एंड मॉडर्न टेक्निक्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। तो आई होप आप लोग को एग्रीकल्चर पूरा समझ आया होगा, कैसे एक विलेज का एग्जाम्पल भी बता दिया और सारे टाइप्स भी, सीजनल क्रॉप्स भी बता दिए, और सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग भी आप लोग को याद होना चाहिए क्योंकि उसके बारे में लिखने को आ सकता है। सीजनल क्रॉप अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ होता है आपका एग्रीकल्चर का चैप्टर खत्म। और आप लोग ओके, एक सेकेंड, ग्लोबल एंड इंडियन एग्रीकल्चर भी पढ़ लेते हैं। चलो देखो इसमें क्या है, फार्मर गॉट एसेस एंड इंटरनेशनल। अब ग्लोबल लेवल में भी एक चीज दिया है, ठीक है, एक ग्लोबल लेवल पे चीज दिया है जिसमें बता रहा है ग्लोबलाइजेशन मीन इंटीग्रेशन एंड कंट्री इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट, कि कैसे ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट में पूरा ग्लोबली वे में वो क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, है ना। मार्केट चल रहा है ना पूरा ग्लोबल लेवल में, एक इंडिया से किसी और कंट्री में हम लोग बेच रहे हैं सामान, फिर वहां से किसी और कंट्री में बेच रहे हैं, ये हो रहा है। तो ये देखने को मिल रहा है आपको कि कैसे ग्लोबल लेवल में ये सारी चीजें की जा रही है। अब इसमें क्या है, फार्मर गॉट एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स। इंटरनेशनल मार्केट में वो अपने सामान जो प्रोडक्शन किया है फार्मर ने वो बेच रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक एंड बेटर सीड्स, अब वो मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर रहे हैं और अच्छे क्वालिटी के सीड्स यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड कैश क्रॉप्स फॉर एक्सपर्ट, ऑलरेडी ये हमने पढ़ा है, एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसी इन एग्रीकल्चर, ये आपका एक लास्ट टॉपिक था, रह गया था मेरे से, ठीक है। ये अब इससे पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है ना। लेकिन जो कोई फार्मर्स हैं वो अच्छे बड़े फार्मर्स के लिए अच्छा है, हेल्पफुल है, मस्त, वो ग्लोबली ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जो छोटे फार्मर है ना वो इनके कॉम्पिटिशन के बीच में रह जा रहे हैं। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड ग्रोथ इन एक्सपोर्ट ऑफ क्रॉप्स लाइक कॉटन, टी एंड स्पाइसेस। एक्सपोर्ट मीन्स यहाँ से हम दूसरी जगह भेज रहे हैं, इम्पोर्ट मीन्स मंगवा रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तभी फायदे में रहेंगे क्योंकि हमको अर्निंग होगा, पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें पता चला कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ ट्रेड हो रहा है और मिक्सअप हो रहा है कि एक कंट्री दूसरे कंट्रीज को सेल आउट कर रही है। अब इसके लिमिटेशंस या नेगेटिव वे बोल सकते हैं हम लोग, इसमें क्या है कि ये कॉम्पिटिशन अराइज कर दे रहा है ग्लोबल मार्केट का ना। प्राइस फ्लक्चुएशन, यही हमने देखा था वो जो विलेज के बारे में, अभी शंकरा विलेज के बारे में पढ़ा, ऑलरेडी यही सारी चीज़ें थी। ये अफेक्ट कर रही है फार्मर को डिपेंडेंसी ऑन एक्सपेंसिव सीड एंड केमिकल इंक्रीज। अब जिसके पास पैसा है वो एक्सपेंसिव सीड यूज़ कर रहे हैं, केमिकल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। बेनिफिट आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका जो बेनिफिट हो रहा है वो लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। बट बहुत हद तक ये गुड भी है और बैड भी है, ठीक है, मीन्स इसका बेटर रिजल्ट भी आ रहा है और ख़राब रिजल्ट भी आ रहा है। तो इसके बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो क्लियर। ओके चलो, अब फाइनली आपका चैप्टर यहाँ होता है ख़त्म। तो आपको ऐसे ही और भी सारे सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स डिटेल में पढ़ने हैं तो आप पीएस कोचिंग आके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ का लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप देख के जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। So thanks for watching and don't forget to like and share.